एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार बताया, तो वही उन्होंने कहीं न कहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और बताया कोर्ट सीमाओं से बाहर जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विधायिका द्वारा पारित कानूनों को रद्द करके संसद की विधायक की शक्तियों को अपने हाथ में ले रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को निर्देश भी दे रहा है और एससी के जज युक्तिकर्ता प्रतिकारी हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बीजेपी ने स्वयं ही निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यह बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। जहाँ तक निशिकांत दुबे जी का प्रश्न है, शायद वो बिहार से आती है और बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई न्यायमूर्ति ये कार्य नहीं करता है कि वो धार्मिक युद्ध या गृह युद्ध भड़काए। तो ये आरोप पूरी तरह से गलत है और ये न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है और न्यायपालिका पर एक अनुचित दबाव डालने का प्रयास है। जी जस्टिस मित्तल, अगर हम बात करते हैं तो निशिकांत दुबे का यह आरोप कितना सही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका द्वारा पारित कानूनों को रद्द करके संसद की विधायक शक्तियों को अपने हाथ में ले रहा है? सम्मान के साथ उनका ये आरोप पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की अनुमति देता है कि संसद या विधायिका द्वारा जो भी कानून पास किए जाते हैं उनकी संवैधानिक वैधता और उनका जुडिशियल रिव्यू करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। हाँ, एक परिस्थिति बीच में आई थी जिसमें 9th शेड्यूल में कुछ कानून रख दिए जाते थे और उन कानूनों के संबंध में व्यवस्था ये थी 9th शेड्यूल में संविधान के कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट में या किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु उसके बारे में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से परे नहीं है। तो क्योंकि 3 स्तंभ है न्याय संविधान में, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका का सर्वोच्च पद संसद है, कार्यपालिका का सर्वोच्च पद महामहिम श्री राष्ट्रपति है और न्यायपालिका का सर्वोच्च पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और संविधान में ही ऐसी व्यवस्था है कि जब बाकी 2 स्तंभ अपने कार्य को करने में लापरवाही रखें या न करें या संविधान के विरुद्ध करें, तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वो कार्यपालिका को भी और संसद को भी और विधायिका को भी इसमें निर्देश दे सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अक्सर विवाद होता था कि सदन में बहुमत कैसे सिद्ध किया जाए। जी इसमें एसआर मुंबई का केस आया तो एसआर मुंबई के केस ने कहा कि सदन का पटल ही सर्वोच्च स्थान है जहां पर कि किसी के बहुमत का सिद्ध किया जा सकता है, वो ना राजभवन में किया जा सकता है, ना वो परेड कराकर किया जा सकता है, ना वो किसी होटल में किया जा सकता है। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है तेलंगाना राज्य के संबंध में, जिसमें तेलंगाना राज्य के महामहिम श्री राज्यपाल ने 10 विधेयक 10 महीने से जी सहमति के लिए रोक रखे थे। उसमें तेलंगाना सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद और 201 का विवेचना करते समय जो उसमें
खाली था उसको भरने का कार्य किया है। देखिए, अनुच्छेद 200 में 3 विकल्प है, या तो राज्यपाल सहमति दे, या राज्यपाल पुनर्विचार करने के लिए संबंधित सदन को भेजे, या राज्यपाल उसे महामहिम श्री राष्ट्रपति के पास भेजे। तो अनुच्छेद 200 में कहीं भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं लिखा कि राज्यपाल को किसी सदन द्वारा पारित विधेयक को रोकने का या उसको अस्वीकार करने का कोई अधिकार है। तो हमारे संविधान निर्माता बड़े कुशल थे, बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने उसमें ये व्यवस्था नहीं रखी कि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को रोक सकते हैं। हाँ, इसमें जो समय सीमा है उसमें अनुच्छेद 200 में शब्द एज सून एज पॉसिबल प्रयोग किया गया है। एज सून एज पॉसिबल हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, हर परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है। इसकी कोई एक भावार्थ या वो देखना है हमें। इसमें माननीय सर्वोच्च 1 महीने के अंदर या तो महामहिम श्री राज्यपाल उस पर अपनी सहमति प्रदान करने, या 1 महीने के अंदर उसको संबंधित सदन अपनी मंशा के व्यक्त करते हुए उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, और पुनर्विचार के बाद अगर वो विधेयक उसी रूप में राज्यपाल के पास प्राप्त होता है तो राज्यपाल उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। इसमें 3 महीने का समय राज्यपाल को दिया गया है कि अगर कोई विधेयक वो महामहिम श्री राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना चाहते हैं तो वो 3 महीने के अंदर ऐसा करें। तो इसमें कहीं भी एक जो अनिश्चितता थी उस अनिश्चितता को स्पष्ट किया गया है। इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसी से संबंधित है कि तमाम टीवी चैनल्स पे तमाम माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के, इवन महामहिम श्री उपराष्ट्रपति जी का बयान आया है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को निर्देश दिया है कि वो 3 महीने के अंदर बिल पर अपनी राय दें। ये पूरी तरह से भ्रामक है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आप पूरा निर्णय पढ़िए, 495 पेज का निर्णय है, और पूरे निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम श्री राष्ट्रपति जी को किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया है, बल्कि निर्णय के पैरा 391 में उन्होंने भारत सरकार के 2 ऑफिस मेमोरेंडम जो 22 सितंबर 1992 और 4 फरवरी 2016 के हैं, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो 3 राष्ट्रपति के विचारार्थ भी प्रकरण आए राज्यों से उस पर 3 महीने के अंदर निर्णय लेते हैं। तो ये तो निर्णय स्वयं भारत सरकार का है कि वो 3 महीने के अंदर करें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि जो ऑफिस मेमोरेंडम में समय सीमा निर्धारित है उसका पालन किया जाए। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि साहब इसमें महामहिम राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वो उसका नियोक्ता हुआ, तो किस प्रकार से कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को निर्देश दे सकता है। ये सारी भ्रामक चीजें हैं। जैसे मित्र, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूँ कि कहीं न कहीं पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया कि राष्ट्रपति को कहीं का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया गया, लेकिन वही बयान अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके शशिकांत दुबे की तरफ से फिर कहा गया। तो क्या कहीं न कहीं बार बार इन चीजों को हवा देने की कोशिश की जा रही है? हाँ, देखिए ये लोग तो देखिए राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति ही करेंगे और कोई चना मूंगफली तो नहीं बेचेंगे ना। तो इनका काम राजनीति करना है, जनता की भावना को अपने पक्ष में करना है, और जो हमारी जनता है वो इन सारी चीजों को समझती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी मामले में कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। एक संसदीय प्रणाली में या विधायिका प्रणाली में एक पार्टी का निजी हित हो सकता है, पार्टी की एक पॉलिटिकल विल हो सकती है, पार्टी का एक एजेंडा हो सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं होता है, और उनको केवल और केवल कानून की व्याख्या करना होता है। और इसी संविधान में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत संविधान देखिए संविधान सबसे ऊपर है, संसद से भी ऊपर है, राष्ट्रपति से भी ऊपर है, विधायिका से भी ऊपर है, कार्यपालिका से भी ऊपर है, और सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। तो
उसी संविधान ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की है कि न्याय के हित में और न्याय करने के लिए अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश दे सकता है, और यह भी व्यवस्था है आर्टिकल 141 के अंतर्गत कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी व्यवस्था दी जाएगी वो देश का कानून माना जाएगा। तो मान्यवर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के तो किसी न्यायाधीश ने संविधान की रचना की नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने तो ये नहीं कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति दे दी जाए। तो फिर ऐसी बातें क्यों की जा रही है? जब संविधान सभा ने बनाया, बड़े बड़े विद्वान और विधि विशेषज्ञ उसमें शामिल थे, उन्होंने हो सकता है कि उस समय ऐसी परिकल्पना ना की हो कि केंद्र सरकार में और राज्य में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें। जैसे मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या अभी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम की है, कि देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या फिर देश की संसद सुप्रीम है? देखिए, वैसे तो आप इस लड़ाई को जो नाम देना चाहें वो दे दें, परंतु भारत में संविधान सुप्रीम है और संविधान की मंशा के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो निश्चित रूप से न्यायालयों को भारत के संविधान के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महामहिम श्री राज्यपाल 10-10 महीनों तक, एक साल तक बहुत से राज्यों में ऐसी स्थिति है, विधेयक को क्यों लटकाए हुए? क्या उस राज्य की सरकार जनता द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं है? क्या उस राज्य में उस सरकार को लोकतंत्र चलाने का अधिकार नहीं है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति, चाहे जो भी हो, जब अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं करता है या नहीं करता है, डज और डू नॉट डज, तो ऐसी स्थिति में न्यायालयों को हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है और उसी रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसमें आप इसको हस्तक्षेप कर लीजिए जी, आप इसको सराहा कह लीजिए, जो चाहे सो कह लीजिए, परंतु यह केवल और केवल संविधान की मंशा को पूरा करने के लिए है। जिसमें कहीं कोई दूसरा न व्यक्तिगत हित है, न कोई निजी हित है, न कोई दलीय हित है, कोई हित नहीं है। केवल और केवल संविधान की मर्यादा को बचाए रखें और बनाए रखें और उसको अक्षुण्ण रखें, ये कार्य है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे मित्र, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।